अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ हर सुबह की तरह आज भी 11 बजे तक। और अगर आप शाम में ये प्रोग्राम देखेंगे तो 4 बजे आज एंटरटेनमेंट पे आप हमारी डिस्कशन सुन सकते हैं। अच्छा जी, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ख़ास तौर पर पावर एंड अथॉरिटी की जब बात की जाती है तो हमें लगता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे या फिर हमारी हुकूमत है, जहाँ पे लोगों के पास ये पावर होती है कि वो ऐसे फैसले ले सकें जिसका असर दूसरों पे पड़ेगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो हमारा घर है। और यकीनन जो अक़दार, जो वैल्यू सिस्टम घरों में इस्टेब्लिश की जाती हैं, जो एक असर और रसूख का एक मर्तबा और उसके बारे में जो आपके ख़यालात हैं वो आप घर ही से इस्टेब्लिश करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि छोटे बच्चे जब नोटिस करते हैं कि अब्बू से किस तरह बात की जाती है, अब्बू के सामने उनसे बात कैसे करते हैं और उनके पीठ पीछे उनसे बात कैसे होती है, या फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो दादी, नानी या दादा की उस घर में बुज़ुर्गों की क्या वैल्यू है। दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि पावर स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे काम करना है। कल हमारे कॉन्वर्जेशन में बड़ी ज़बरदस्त बात ये भी हुई कि मैनिपुलेशन को आप कभी कभार जेंडर की निगाह से देखते हैं कि भाई ख़वातीन ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। सच तो ये है कि छोटा बच्चा भी अपनी नीड्स पे इतना फोकस होता है कि उनको मीट करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको वो उलझा सकता है, आपका इस्तेमाल कर सकता है। सो देयरफॉर पावर एंड अथॉरिटी इन अ हाउस होल्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ख़ास तौर पर जब एक ट्रांजिशन ऑफ पावर आती है, पहले आपके बच्चे छोटे थे, आप उनके खाने पीने से लेके उनके बड़े फैसले, यानी वो किस स्कूल में जाएंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मनी रिलेटेड मामलात पे सारे फैसले आप खुद लेते थे। लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि ये औलाद आपकी जवान हो जाएगी, आप रिटायर हो जाएंगे और बच्चे क्योंकि घर के सरबराह बन जाते हैं, वही पैसे कमाते हैं, तो यकीनन उनका जो असर और रसूख है, उनकी बात को अब आपको सुनना पड़ेगा। अगर इस घर में ये कल्चर रहा है कि बच्चों की पहले बात नहीं सुनी जाती थी तो एक बहुत बड़ी तब्दीली इज़ ऑन द सेट। तो जब छोटे घर के बड़े बन जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, ये आज का हमारा सब्जेक्ट होगा, लेकिन इस पे बात करेंगे हम 10 बजे। आज इसके अलावा शो में और भी बहुत कुछ है। आज की न्यूज़ पे भी नज़र डालेंगे, पेट्रोलियम और बाकी तमाम चीज़ों की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं प्रोग्राम में और आपको ये बताते हैं कि आज का जो वुमेंस वीक एक्सपर्ट सेक्शन है वो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास है। हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की निस्फ आबादी ख़वातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है, लेकिन उनसे जुड़े हुए बहुत सारे हेल्थ के मसाइल और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए इश्यूज़ को हम शायद समझना नहीं चाहते। हाल ही में खबर आई थी जी कि स्कॉटलैंड में तमाम की तमाम सैनिटरी जो नैपकिन्स हैं, सैनिटरी ज़रूरियात हैं ख़वातीन की, उनको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। और अगर आप दुनिया भर में देखें तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे भी मनाता है। मेंस्ट्रुएशन पे बात करना या पीरियड्स पे बात करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मर्द हज़रात सुनना नहीं चाहते, शर्म और लिहाज का भी एक पहलू इसमें शामिल है। लेकिन इससे ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है और हमारे ओवरऑल माशरे के खदोखाल पे क्या असर पड़ रहा है, ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में अक्सर जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो घरों से, कस्बों से बहुत दूर हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो या तो उनको पैदल या फिर वैन्स में जाना पड़ता है। वहाँ पे ये मुसाफत उनके लिए मुश्किल और दुश्वार होती है, लेकिन फिर भी इल्म के हुसूल के लिए वो ये सब करते हैं। जब बच्ची की ज़िंदगी में वो मोड़ आता है व्हेन शी इज़ ग्रोइंग अप एंड शी स्टार्ट्स हर पीरियड्स, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है इन दुश्वारियों को झेलना। और ये सिर्फ इसकी मुसाफत की बात नहीं है, बल्कि अगर हमारे जो गो स्कूल्स हैं या जो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं, सबसे बड़ा मसला उनकी फैसिलिटीज़ में है। यहाँ पे बच्चों के लिए वॉशरूम्स मौजूद नहीं हैं, वॉशरूम्स अगर हैं तो उसमें पानी मौजूद नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि उनके लिए गाइडेंस मौजूद नहीं है। उनकी टीचर्स, उनके पेरेंट्स उनको ये नहीं बताते कि अगर बच्ची को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पीरियड पेन हर बच्ची के लिए मुख्तलिफ एक नौइयत रखता है, तो उनको क्या करना चाहिए। घबरा कर एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस उसको बेहतरीन मशवरा ये दिया जाता है कि इन दिनों में तुम स्कूल या कॉलेज ना जाओ। और इसके बाद जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स और सर्वेस बताते हैं, उनका मानना ये है कि तकरीबन आधी से ज़्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल से, यानी उसके बाद जो पढ़ाई को डिसकंटिन्यू किया जाता है, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती बच्चियाँ, उसकी वजह यही है क्योंकि इरेगुलरिटी इतनी बढ़ जाती है, स्कूल का काम और तालीम को वो कैचअप नहीं कर पाती। सो ये एक बहुत अहम इशू है। इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी मसाइल हैं। क्या हमने कभी ये बात की है कि पेट्रोलियम, दाल, चावल, चीनी, इनकी कीमतों की तो हम
जिक्र करते हैं, लेकिन जिस मुल्क की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल हो तो वहाँ पे उनकी हाइजीन प्रोडक्ट्स, उनकी सैनिटरी प्रोडक्ट्स की कीमत कितनी अहम हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि पैड्स के बजाय, सैनिटरी नैपकिन्स के बजाय अगर कपड़े का इस्तेमाल किया जाए तो ख़वातीन और बच्चियों की सेहत के लिए वो कितना मुज़र है। प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से आपकी सेहत अफेक्ट होती है, आपकी प्री प्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होती है। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात नहीं करते। शर्म, लिहाज यकीनन हमारे माशरे की बेहतरीन कदरों में शामिल हैं, लेकिन ख़वातीन से जुड़े इन मसाइल पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये भी कि अगर बच्चियां कोई प्रॉब्लम फेस करती हैं तो हमारे माशरे में अभी भी गायनोकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर के पास सिर्फ शादीशुदा लड़कियों को या ख़वातीन को लेके जाया जाता है कि खुदा न खास्ता लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब तक आप किसी मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करवाएंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, आप खुद जानते बूझते हुए किसी भी बच्ची को मौत के मुँह में धकेल रहे हैं। आई थिंक दैट विल बी आवर सब्जेक्ट टुडे। और इसके लिए हमारे पास मौजूद होंगी डॉक्टर उज़मा। किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या वो गुफ्तगू का अंदाज, गाइडेंस और मेंटोरिंग का तरीका होना चाहिए जो हर बच्ची का हक है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू को हम कवर कर रहे हैं इन द वुमेन्स वीक। बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पीरियड्स की। बच्चियों में जो उनकी बॉडी में साइकोलॉजिकली, इमोशनली जो उनमें तब्दीली आती है इन एडोलेसेंस या प्यूबर्टी में, उस पर बात करना बहुत अहम है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, वालदाओं को, माओं को ये पता होना चाहिए कि बच्चियों की गाइडेंस हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह के रोल मॉडल्स और मेंटर्स की गाइडेंस की उनको ज़रूरत होती है इन देयर स्कूल्स एंड मदरसा या स्कूल जहाँ पे भी वो जाती हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। हम इसका जो इकोनॉमिक एक पहलू है उसको कभी नहीं बात करते। इमेजिन कीजिए कि अगर एक घर में 5 या 6 ख़वातीन का यूनिट रहता है जिसमें अम्मी भी शामिल हैं, बहन भी शामिल है, छोटी बहन भी शामिल है, तो यकीनन उनके लिए मंथली सैनिटरी नैपकिन्स एक एक्सपेंस है जो आटा, दाल, चीनी की तरह उनको राशन इन करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि आज भी इस हवाले से बात नहीं की जाती और पाकिस्तान में सस्ती अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल नहीं हैं। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चियाँ और ख़वातीन हैं उनकी इस ज़रूरत के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन ये मौजू उठाया गया स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में, जहाँ 112 वोट से इस लॉ को पास किया गया कि पूरे स्कॉटलैंड में सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स, इनके ऊपर कोई प्राइस नहीं होगी। ये एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल होंगे तमाम बच्चियों और लड़कियों के लिए। आई थिंक वी नीड टू लुक एट मोर अफोर्डेबल रिंग्स एज वेल। और इसी तरह की आप जद्दोजहद आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इंडिया में, बांग्लादेश में, वहाँ पे भी ये बात की जा रही है कि अफोर्डेबल हाइजीनिक सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन इससे जुड़ी हुई और बातों को भी आज हम मौजू बनाएंगे। आप अपना कॉल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या खौफ और मुश्किलात होती हैं बच्चियों को अगर आपने पर्सनली भी फेस की हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू नो। बहुत सारी मिथ्स को मैं यहाँ पे आज वीड लाइक टू क्लैरिफाई देम एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद। थैंक यू सो मच उज़मा, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। एंड थैंक यू द लास्ट टाइम आपने हमें जो फर्स्ट एड का बताया, बहुत सारे लोगों ने उस पर फीडबैक दिया और कहा कि इससे बेहतर रहनुमाई नहीं हो सकती थी घर में किन प्रोडक्ट्स को होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी सेंसिटिव इशू ऑफ पीरियड्स, बिकॉज शर्म, लिहाज, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से हम इस पर बात नहीं करते। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि बच्चियों को, क्योंकि आजकल अगर आप उनकी एडोलेसेंस एज देखें तो 12, 13, 14 साल की एज में गर्ल्स गो थ्रू दैट चेंज, उनको कितना पहले और किस अंदाज में इसके बारे में आगे ही देनी चाहिए? अच्छा सिद्रा, ये एडोलेसेंस है क्या, पहले तो थोड़ा सा हम ये लोगों को बताएं कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी मेंटल और फिज़िकल, ज़ाहिरी और बैरूनी दोनों तरीके से चेंजेस आ रही होती हैं। और इसको हम काउंट करते हैं, वो टाइम पीरियड है जो कि 10 साल से 18-19 साल या 11 साल से, जो हम इसकी एक रेंज लेते हैं ना, वो 10 से 19 साल के दरमियान वाला जो टाइम पीरियड है, इसको हम कह रहे हैं एडोलेसेंस, जिसमें ज़ाहिरी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, अंदरूनी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। अब आपने बात की कि हम जो पीरियड्स की कब बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो जो बच्चों की या बच्चियों के अंदर जो स्टार्ट होने, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, वो स्टार्ट होने की जो एज थी वो 12 से 13 साल थी, ठीक है। लेकिन अगर अब मैंने जो देखा है अपने सराउंडिंग्स में भी, और इवन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी
अगर मैं इसको करूं तो ये है कि अब बच्चियां जो हैं वो जल्दी उम्र में जो है उनको प्यूबर्टी यानी कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, यानी कि 9 से 10 साल की उम्र में भी ये हो रहा है कि उनको वो अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों के बारे में बच्ची को कब से आगे ही देनी चाहिए, बिकॉज दिस कैन हैपन एट एनी टाइम। हो सकता है वो घर में हो सकता है वो स्कूल में हो। अच्छा, अब देखें जब बच्ची की फिजिकल बॉडी के अंदर माँ उसको नोट करेगी कि चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, कुछ बच्ची आपसे डिस्कस करे, एक तो स्पेस दें बच्चों को अपने आप से, उनके साथ एक दोस्ताना माहौल रखें कि उनको अगर इस तरह की कुछ अलामात हो रही हैं वो आपसे डिस्कस करें, उनको सुने, ठीक है। अगर आपको करिए फिर आपको लगे कि क्योंकि एक एक्सपीरियंस एक तजर्बा होता है माँ को भी, फिर वो अपनी बच्ची को एजुकेट करना शुरू करे कि ऐसा होता है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये हर औरत इसके साथ इससे गुजरती है और ये ज़रूरी है हर औरत की ज़िंदगी में होना, सही, ताकि बच्चे को अगर वो स्कूल में एक्सपीरियंस हो या कहीं बाहर एक्सपीरियंस हो या कहीं पे भी उसको इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके, पैनिक अफरा तफरी ना मचे, उसको एम्बैरसमेंट शर्मिंदगी का सामना ना हो। और अगर माँ को लगता है कि अगर ये इसके करीब है मुझे, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस मैंने कहा बहुत मैटर करती है कि बच्ची के अंदर क्या उसकी बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, ये माँ को नोट करना है। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल उस्मा कि आई थिंक दिस बॉर्डर्स मोर ऑन द साइकोलॉजिकल एंड द इमोशनल सपोर्ट। अक्सर माँ से तो बच्ची डिस्कस कर लेती है, लेकिन घर में अगर मर्द अफराद भी हैं, मेल फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वहाँ पे एक झिझक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी जो एल्डर्स हैं उनके साथ तो चलो एक आपका वैसी डिस्टेंस होता है, यू कैन बी फाइन विद दैट, लेकिन अगर घर में भाई भी हैं तो फिर बच्ची को किस तरह समझाना चाहिए और भाइयों को भी किस तरह समझाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो उसके ब्रदर्स हैं वो उससे एज में बड़े हैं। अच्छा देखें, इसमें भी मैं कहूँगी जो घर की वालदा होती हैं उनका किरदार बहुत अहम है। सही। क्योंकि जब कहीं पे बहन भाई दोनों हैं, कुछ बड़े भाई हैं कुछ छोटे भाई हैं, तो दोनों की एजुकेशन तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि जब इस तरह कोई बच्ची घर में इस फेज से गुजर रही है या गुजरने वाली है, आपको लगता है, तो घर के जो भाई और बहन हैं, वालिद और भाई जो हैं, उनको भी इसकी थोड़ी सी एजुकेशन ज़रूरी है कि ये इस तरह का है, ताकि वो इस तरह की उस बच्ची को किसी भी शर्मिंदगी का सामना ना हो। और ये जो एडोलेसेंट की जो तालीम हो गई है, एजुकेशन जो होती है, जिसको हम प्यूबर्टी वाली एजुकेशन भी कहते हैं, ये और लड़की और लड़के दोनों के लिए होना चाहिए, ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, क्योंकि वो भी लड़कों के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं, तो थोड़ा सा अब लेट्स ट्राई एंड फोकस इन आवर सेगमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटेड जो मेडिकल इसके एंगल्स हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ माशरे में एक तस्वुर ये है कि जैसे ही बच्ची को पीरियड्स हुए, अब उसकी बॉडी तैयार है, वो बलूगत की उम्र में पहुँच चुकी है और उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे बताइए कि मेडिकली स्पीकिंग जैसे ही बच्चियों को पीरियड शुरू होते हैं, शी इज़ प्रॉब्ली नॉट फिट टू बी अ मदर येट, तो इस पे ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, जब एक तो ये कि जब हिट करती है लड़की जो अपनी प्यूबर्टी को, यानी कि उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जो है, यानी कि जो उसको माहवारी जिसको हम आम फहम में कहते हैं, उसको स्टार्ट होती है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी हमारी, ये नहीं कि हम वो शादी के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बोन्स हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं जो उस वक्त प्रॉपरली बनी हुई नहीं होती, डेवलप नहीं होती। तो इस तरह से कि आप देखें, अगर हम पास्ट में जाएं या अभी हम थोड़े से ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पे जल्दी शादी कर जाती है, तो वहाँ पे शरअ इम्बात प्रेगनेंसीज की वजह से ज़्यादा है, ठीक है। वो क्यों ज़्यादा है, कभी किसी ने गौर किया? वो इसी वजह से कि बच्चियाँ जो हैं वो तैयार नहीं होती, उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, उन पे फिजिकल इमोशनल इतना ज़्यादा दबाव आ जाता है कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता था जिसको मैं चाहती थी कि आप क्लियरली इस मिथ को ख़त्म किया जाए कि हम अक्सर समझते हैं कि बच्चे की बलूगत की उम्र, यानी जब उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, शी इज़ फिट टू गेट मैरिड एंड हैव अ बेबी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। उस वक्त उसकी जो बॉडी है वो ज़चकी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होती और उसको वक्त चाहिए होता है। और एक चीज़ ये है कि इसमें मैं बताऊँगी कि जो शुरू के साल होते हैं, जब माहवारी स्टार्ट होती है, वो वैसे भी बच्ची थोड़ी सी स्टेबल नहीं होती, सेटल हो रही होती है, उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, कभी उसको माहवारी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी 6-6 महीने का ब्रेक भी आ जाता है, जब फर्स्ट पहला वाला साल होता है। तो उसमें अगर हम बच्ची पे ये बर्डन डाल देंगे तो कैसे, आप मुझे बताएं, सर्वाइव कर पाएगी? तो ये अच्छा, अब डॉक्टर उस्मा, एक और बड़ा अहम पहलू इसका ओवरवेट। आप देखें, चाइल्ड ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जिन बच्चियों की, अगर हम कहते हैं कि 7, 8, 6 साल की उम्र में
वजन ज़्यादा है तो क्या उनके लिए पीरियड्स और प्यूबर्टी विल बी मोर डिफिकल्ट? आप पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक तो आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके अंदर ये डाइटिंग और ये गूगल पे सर्च करते हैं, या मैं इसको कहूँगी कि मजाक उड़ाना, उसमें भी बच्चे डिप्रेस आके खुद से शुरू कर देते हैं, किसी से मशवरा नहीं करेंगे, खुद से शुरू कर देंगे। अब हर चीज़ हमारे जो मोटापा है वो भी ग़िज़ा की कमी की वजह से है। मोटापा सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता है। मोटापा का अगर मोटापा है या ओवरवेट है बच्चा या बच्ची तो उसमें भी ग़िज़ाई किल्लत है। तो हमने बैलेंस डाइट लेनी है। हम मैं इस पे फोकस करूंगी, बैलेंस डाइट, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं। ये तो हमारे हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयोडीन, कॉपर, ये सारी चीज़ें, और ये हर चीज़ ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारा बॉडी का जो मसल मास है, जो पट्ठों को बनाने का अमल है, जो हमारे दिमाग की डेवलपमेंट है, जो हमारी टिश्यू रिपेयर यानी कि टूट फूट जो बॉडी में हो रही थी उसको देखना, इम्यूनिटी को देखने रिपेयर के लिए बड़ा बिल्कुल जरूरी है। दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एब्सोल्युटली, तो जिसका डायरेक्टली ताल्लुक क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग से है, तो ना ज़्यादा ओवरवेट हो ना अंडरवेट हो। डाइटिंग करके आप अपने हार्मोनल सिस्टम को ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। ये मैसेज तमाम बच्चियों को देना बहुत अहम है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और मिथ्स की तरफ। पीरियड पेन इज़ अ रियलिटी। मुख्तलिफ इंटेंसिटी से लड़कियां, बच्चियां, खवातीन इसको एक्सपीरियंस करती हैं। कहा जाता है कि अगर पीरियड्स के दौरान आपको पेन हो तो पेन किलर ना लें। इज दैट राइट और नहीं? बिल्कुल राइट नहीं है। देखिए अगर क्योंकि जब कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारी बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर रिलीज निकल रहे होते हैं जो कि पेन कॉज करते हैं। अब वो इतना कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है कि बच्चियां, वाकई मैंने देखा है, बेहोश हो गई क्लास में, या वो अटेंटिव नहीं है स्कूल में, या घर के काम में उनका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए हार्मोनल एक चेंजेस आ रही होती है, तो वैसे भी मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं कि चेंजेस आ रही होती हैं। अगर उनको दर्द है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका म्यार ख़राब हो रहा है, तो वो कोई हर्ज नहीं है कि उसमें वो दवा ले लें, ताकि वो बेहतर अपने आप को फंक्शनल काम तो कर सके ना, अपने आप को बेहतर फील कर सके, बिल्कुल अपने आप को दुनिया से कोई अलग चीज ना वो करें। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है जिसको हम देखते हैं कि बड़े बूढ़े बच्चों की परवाह करते हुए ही एक तो हम ना सडनली एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्ची अब मैच्योर हो जाए, वो लड़कपन। आप सोचें अगर 9, 10, 11 साल की एक बच्ची है जिसको पीरियड्स शुरू हुए हैं, आप उससे बचपना नहीं उसका छीन सकते। दिस इज जस्ट अ नेचुरल चेंज दैट शी इज गोइंग थ्रू। एक चीज में एक ऐड करूं इसमें कि हम हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते। आई विल कम टू दैट। उसमें मुझे ये बताइए कि जो सेडेंटरी, आई वांट टू टेक इट फेज वाइज, तो जो एक्टिविटी लेवल है, यानी फौरी तौर पे बच्ची को कहा जाता है तो बच्चा है, खेलता कूदता रहता होगा, उससे पहले भाग भी रही है, दौड़ भी रही है, कहा जाता है पीरियड्स आ गए, नाउ एक्ट लाइक अ लेडी, भागना दौड़ना नहीं है। तो उस वक्त से ही आप उसकी जिंदगी को सेडेंटरी कर देते हैं, उसको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। जरा प्लीज इसको भी क्लैरिफाई कीजिए कि आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल से इसका कोई बल्कि ये अच्छी इस पे इम्पैक्ट देगा अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, या कोई भी गेम्स हैं, बल्कि ये आपकी हेल्थ पे अच्छे इम्पैक्ट देंगे। जिन लड़कियों में ये होता है ना कि उनको पीरियड्स में जैसे माहवारी स्टार्ट हुई, उनको कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं, इरेगुलरिटी थोड़ी सी उसमें रहती है। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी, तो उनकी उस पे भी बहुत असर पड़ेगा। अच्छा। मतलब वो उनकी जो इरेगुलर थी वो रेगुलर होना शुरू हो जाएंगी, जो ओवरवेट थी वो मतलब उनका वेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी को जरूर अपनी इसमें शामिल करना चाहिए। इस टैबू को खत्म करना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी अब हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, खत्म कर दें। सो लेट्स टेक इट वन बाय वन अगेन। नंबर 1 के जी, ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है। मूड स्विंग्स और बाकी आपकी जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बड़ी नेचुरल हैं, उसको इन द स्ट्राइड लें, बच्ची को गाइड करें। और दूसरा ये कि उसकी डाइट का खास ख्याल रखें। अगर आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक्टिव लाइफस्टाइल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेन किलर अगर आप लेना चाहें तो इसमें भी कोई मजायका नहीं है, आप बच्चे को पेन किलर दे सकते हैं या खुद भी आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, हाइजीन। इसमें क्या गाइडेंस बच्ची के पास होनी चाहिए? देखिए, एक तो हम हाइजीन में ये कहेंगे, मैंने अक्सर ये अपने में इस तरह का होता है कि 7 दिन तक अगर किसी का ये चलता है, माहवारी वाला टाइम साइकिल चलता है, तो उसमें नहाना नहीं है, जबकि ये बहुत ख़राब है। आप बिल्कुल नीम गर्म पानी से नहा सकते हैं। देखिए, सफाई निफ्स ईमान है हमारी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को कहा जाता है पानी में हाथ ना डालो, पानी में हाथ नहीं डालें, नहाए नहीं, सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारी बॉडी ने
काम करना है, हमारे अगर हार्मोन सही से बॉडी के अंदर उसकी पैदावार ठीक है, तो वो उसमें हमारा ऐसा नहीं होगा हमने पानी में हाथ डाला या हमने पेन किलर खा ली या हम नहा लिए तो हमारी ये जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो हाइजीन का हम ख्याल रखें, दूसरा हम देखें कि बच्चियों का या बच्चों को हम कितने टाइम पे वो जो अपना पैड है वो चेंज कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। देखिए अगर बहुत इन्फेक्शंस होने का डर बढ़ जाता है, ठीक है, छोटी बच्चियों को अगर जैसे 10-11 साल की उम्र में ये बच्चियों को अगर हो जाता है, ये उनकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, आपको थोड़ा सा एज एन इन्वॉल्व पेरेंट इस पे काम करना पड़ेगा। यानी मदर्स को ये देखना पड़ेगा कि शुरू में जो चीजें आपको बड़ी कॉमन सेंसिकल लगती हैं, बच्ची को वो बताना है, समझाना है। मतलब देखिए उसमें काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि बच्चा शुरू में इरिटेट होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बाउंड हो गया या मेरे एक जो आजादाना एक लाइफ थी वो खत्म हो गई है। तो इसमें पेरेंट्स का, खासकर वालिदा का, बड़ी बहन का बहुत किरदार है, उसको समझाए। अच्छा, हम कई चीजों पे बात करते हैं उस्मा, तो शर्म और हया भी है, और दूसरा हम लोगों का प्रेशर बहुत लेते हैं। मिसाल के तौर पे आज भी हमें ये बताना पड़ता है लोगों को कि 6 महीने में एक दफा प्लीज डेंटिस्ट के चले जाएं, अपने दांतों का मुआयना करवा लें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज है जो माँ फील कर रही है कि ये नॉर्मल नहीं है, या तो इरेगुलरिटी है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या कोई और आपकी बॉडी में आप चेंज देख रही हैं, हमारे यहाँ लोग कतराते हैं बच्ची को डॉक्टर के ले जाने से। इस पे भी जरूर बात कीजिए। देखिए अगर कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है बच्ची को, वो आपको आके बता रही है, ठीक है, तो ये माँ का भी फर्ज है कि वो डॉक्टर को लेके जाए। क्योंकि जरूरी कुछ चीज़ें हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें कंसल्ट मशवरा करना ज़रूरी होता है डॉक्टर से। उसको लेके जाएं ताकि वो आपको मशवरा दें, ताकि उस बच्ची जो उस तकलीफ़ में या उस चीज़ से गुजर रही है, जो कि उसकी साइकोलॉजिकल और उसकी फ़िज़िकल चीज़ों पे असरअंदाज हो सकते हैं, तो वो उससे निकल सके। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है अगर वो बच्ची आपसे कंप्लेन करती है, कोई शिकायत करती है अपने पीरियड से रिलेटेड या उसमें आने वाली तब्दीलियों से रिलेटेड, आपको आके बताती है, आप गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनसे कंसल्ट करें। सीरियसली लें। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बेचारी आके कंप्लेन करती है तो उसको पहले तो यही कहा जाता है सब नॉर्मल है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको लगे, अच्छा डाइट पे एक आखिरी बात जरूर करना चाहूंगी, चेंजेस, जिस तरह आपने कहा ना कि नहाने से मना कर दिया जाता है, पानी में हाथ ना डालो, इसी तरह ठंडी चीजों से इज्तिनाब करो, आइसक्रीम ना खाओ, ठंडा पानी ना पियो, फिजी ड्रिंक्स, इस पे प्लीज बताइए। खा पी सकते हैं, ये कोई मतलब खुदा ना खास्ता बीमारी नहीं है, ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर ये ना हो तो आप फिर डॉक्टरों के पास जाना भी पड़ता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। ये औरत को एक, मैं तो कहूँगी दर्जा दिया है, एक निज़ाम है जो कि हर औरत को ज़रूरी है। और अगर इसकी कमी हो जाए, जैसे हम बाद में जब ये माहवारी बंद होती है तो औरत में कितनी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, कायनात का निज़ाम है। और डॉक्टर उस्मा के यहाँ होते हुए एक और बात बड़ी अहम करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में जहाँ हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी से बहुत तब्दीली आई है। आजकल बच्चियों के पास अगर सेल फोन्स मौजूद हैं, आपके स्मार्टफोन्स में बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं। यानी पहले एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता था ना उसमें, जब हम बच्चे थे कि यू डोंट नो व्हेन द डे विल कम, या आप अंदाजे लगा रहे होते थे कि फलानी डेट पे या फलाने डेट पे, तो 1 महीने के बाद करना। अब आपके पास ये एप्स मौजूद हैं। हर बच्ची जो यंग है और वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानती है, उसको प्लीज हम रेकमेंड करेंगे हैव दैट ऐप, ताकि आप अपनी डेट्स फीड करें, आपको पता हो कि नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेड पीरियड कब है। बिल्कुल, व्हिच विल मेक योर लाइफ सिंपलर। बिल्कुल। और दूसरा ये, जैसे मैं एक सिंपल से एडवाइस भी देना चाहूंगी, जो यंग गर्ल्स होती हैं तो वो अपना कोई एक छोटा सा बैग बना के भी रख सकती हैं। कभी इमरजेंसी हो जाए, बजाय हम उसको अफरा तफरी फैलाएं या पैनिक या इस तरह हो, हम उसको डील कर लें। ठीक है, मतलब आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपका कोई सैनिटरी प्रोडक्ट, आपका हाइजीन प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, और हर वक्त उसको बैग में एक छोटा सा आप रखें ताकि गॉड फॉरबिड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड इफ समथिंग हिट्स यू, यू आर एबल टू मेक यूज ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज हमने शुरुआत की है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डिस्कशंस में। देखिए, हम बिल्कुल मानते हैं कि कल्चरली शर्म लिहाज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये इशू इज जस्ट लाइक एनी अदर इशू। इसके बारे में आगाही, अवेयरनेस और सेंसिटिविटी, इसके बारे में हसासियत हमारी बहुत अहम है। थैंक यू उस्मा फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह ताला वील टेक इट फॉरवर्ड। जो कॉमन और मसाइल होते हैं उस पर भी बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बाद अब जरा बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस।
अमरीकी सदर का तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से टेलीफोन पर राब्ता। अफगानिस्तान में अदम तशद्दुद पे इत्तेफाक, तालिबान रहनुमा से अमन मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप का ट्वीट, तर्जुमान तालिबान ने अमरीकी सदर और तालिबान रहनुमा की राब्ते की तस्दीक कर दी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत कमर बस्ता, तमाम शहरों में इलाज के मराकज़ कायम कर दिए। वफाकी काबीना के इजलास में डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। कोरोना से बचाव के लिए सिंध काबीना की भी बैठक। हिफाजती इंतजामात के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। मासूमियत पे कौन न मर जाए, यानी जो बात की जा रही है कि ख़त लिखा जाएगा, बरतानिया से वापस बुलाया जाएगा, इस बारे में जब भी गुफ्तगू होती है मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी से, अदालतों ने जब उनको इजाज़त दी, अपनी मर्ज़ी से गए हैं और उनकी वापसी भी इस तरह के तरीक़ों से मुमकिन नहीं हो पाएगी। ख़ास तौर पर अगर हम बरतानिया की हिस्ट्री को देखें, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि अगर कोई लेटर्स लिखे गए हों तो किसी को वापस किया गया, वरना पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी लीडर्स की तो फहरिस्त बहुत लंबी है जो लंदन में रहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस बात पे भी बात करते हैं कि कोरोना वायरस, हमारे यहाँ तो इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, लेकिन खुश आइन बात यह है कि चाइना ने अपनी जो उनकी तैयारियां थी, उन्होंने जो बंदोबस्त किया था, 40,000 पीपल यानी 40,000 लोगों के करीब जिनको कहा गया था कि इनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, सेहतयाब होकर अपने घर चले गए हैं। आई थिंक एक बहुत ही अहम पहलू रहा है। इसके अलावा जी आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई औरत मार्च से रिलेटेड, और इसमें बात की गई, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू थी क्योंकि इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ख़वातीन या जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनसे पता नहीं क्या ख़तरा लाहक है, लेकिन कुछ तबकात हैं जो कहते हैं कि जी इसको अंडर लॉ लाया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इसकी कॉन्वर्जेशन थी जिसमें कहा जा रहा था कि इसमें नफरत अंगेजी को ख़त्म किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ तो हम सेनेट और पार्लियामेंट में नहीं यकीनी बना पाते, वहाँ एक दूसरे को चोर, डाकू और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा जाता है, क्या इसमें नफरत अंगेजी नहीं होती? ऑन दी अदर हैंड हम प्लैकार्ड्स की जब बात करते हैं तब मसला खड़ा हो जाता है। खैर जी आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं दोहा पीस डील के हवाले से, जो कि वाकई एक तारीखी डील है। 50 रियासतों के और ममालिक के वहाँ पे सरबराहान मौजूद थे जब ये तालिबान और अमरीकी रियासत के बीच में यह मुआहदा हुआ। इसके चीदा चीदा नकात में इंट्रा अफगान डायलॉग के ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो दी गई, जिस पे कहा जा रहा है कि ये 10 मार्च से इसका आगाज़ होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये डेट आगे डिले भी हो जाए। इसके और दूसरे जो पहलू है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईमुल्ला यूसुफजई साहब, खुसूसी तौर पर इसी खित्ते की सूरत के बारे में बात करने के लिए ही इज़ डेफिनेटली द राइट पर्सन टू इट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। यूसुफजई साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह आगे बढ़ते हुए आप इन मामलात को देखते हैं? फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि मुहतात रहने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स इस डील को डीरेल करने की कोशिश करेंगे। आपका इसके बारे में क्या तज्जिया है? हाँ बिल्कुल जी, ये 4 दिन हो गए हैं इस मुआहदे को जी, और आप देखें कि इतने इसमें अभी खतरात पैदा हो गए। खदशा है कि ये जो मुआहदा हुआ है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए जी। तो अभी मेरे ख्याल में सदर ट्रंप ने इसको बचाने की कोशिश की है। उन्होंने बराह रास्त टेलीफोन के ऊपर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से बात की और ये पहल ट्रंप ने की है। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि ये मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हो। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो, तो वो इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अफगान हुकूमत से रब्ता किया जाएगा, तालिबान से तो रब्ता हो गया है और वो कोशिश करेंगे। यूसुफजई साहब, ऐसा लगता है कि अफगान हुकूमत इसमें लचक का मुजाहरा नहीं कर रही है। जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पहले तो उन्होंने शायद इस बात को रद्द करने की कोशिश की कि जो प्रिजनर स्वैप एक तरह से सजेस्ट किया गया है कि 500-5,000 के करीब जो प्रिजनर्स हैं उनको वापस किया जाएगा और इंट्रा अफगान टॉक्स शुरू होंगी। क्या आपको लगता है
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मेरा इशू बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हम गेयर शिफ्टिंग हर घर में देखते हैं। यानी जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं कि अपने फ़ैसले इंडिपेंडेंटली करें, खुद मुख्तार होते हैं, अपना कमाते हैं। घर की बहुत सारी चीज़ों को जहाँ उन्होंने अपनाया होता है वहीं बहुत सारी चीज़ों से शायद नालां भी होते हैं एंड दे वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। और वाकई अगर ऐसा ना होता तो हम इर्तिका के मनाजिल ही ना पूरे करते, कभी किसी घर में एवोल्यूशन ही ना आती। जैसे 4-5 जनरेशंस पहले काम हो रहा था उसी तरह होता चला जाता। तो अगर चेंजेस आने हैं तो फिर रेजिस्टेंस किस बात की है? हर घर की आप ये कहानी देख लें कि पहले अगर मिलना मिलाना ज़्यादा था, अचानक कोई रिश्तेदार कहे भाई अब तो आप घर ही नहीं आते, कहते हैं बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, अभी अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, खुद मुख्तार हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की रंजिशें हर घर में नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे जब पेरेंट्स रिटायरमेंट की एज पे पहुंचते हैं, जब उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, बच्चों के पास वक्त नहीं होता और घर से जुड़े हुए जो फ़ैसले होते हैं वो अगर बच्चे करने लगें तो फिर क्या होता है? सरबराह कौन बनेगा करोड़पति से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करती हूँ। ऑफ कोर्स जब हम बड़ों की बात कर रहे हैं तो हु बेटर टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर प्रॉब्लम्स, यानी जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं उसके लिए हमने सोचा कि द वन एंड ओनली मिसेस खान को बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा एक तो टॉपिक है आपका और मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज यू। थैंक यू सो मच मिसेस खान। एंड यू नो इट मीन्स सो मच कि आप जब कंपैशनेटली किसी सब्जेक्ट को एड्रेस करें, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ जनरेशन्स हैं, जनरेशन गैप है, उसको समझने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं जी शबाना मनियार। यू सीन हर ऑन टेलीविजन, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। माय प्लेजर। और शबाना के साथ बैठे हैं हमारे साथ अनदर कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर रोहान मुबशर। अस्सलाम वालेकुम रोहान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। रोहान, अक्सर वैसे ये जो इशू है वो लड़कों से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। लड़का जब कमाऊ पूत हो जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा कंट्रोल नहीं है, अब अपनी मर्ज़ी का मालिक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल ये ट्रांजिशन हो जाए कि घर लड़की की यानी बेटे की कमाई पे चल रहा हो तो पेरेंट्स अपने आप को बड़ा डिसीजन लेते हुए, किसी भी बात को आपको समझाते हुए घबराते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? पहली बात तो ये जो मुझे लगता है वो ये है कि दिस पावर शिफ्ट हैज़ बीन इन द फ्लो के आप देखें, अगर पुराने ज़मानों में भी देखा जाए तो एम्परर्स वाले ज़मानों की मैं बात कर रहा हूँ कि पावर शिफ्ट हमेशा से रहा है कि वो फिर उनके बाप, उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। सो ये एक साइकिल है जो मुझे लगता है कि कहीं पे जो रोकने की कोशिश करेगा ना तो वो दोनों साइड पे प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ों को भी और छोटों को भी। सो आई बिलीव कि इसको स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहिए लेकिन इसको स्टॉप नहीं कर सकते। देखिए, एक जो हम पावर एंड अथॉरिटी की बात करते हैं मिसेस खान, पावर एंड अथॉरिटी तो मूव होगा, यानी बाप अगर रिटायर हो जाएगा तो फिर घर को चलाने के लिए जो कमाई आएगी वो बेटे की आएगी, दैट्स अ गिवन। लेकिन हम पहले ज़माने में देखते थे कि कमाए चाहे कोई भी, जो रुतबे में बड़ा है, यानी बाप बेशक बाप होता है, उसका लिहाज, उसकी रिस्पेक्ट होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगने लगा है क्योंकि आप बच्चे की ट्रेनिंग ही ये करते हैं। पहले उस्ताद का भी तो एहतराम था ना, अब आप बच्चे को स्कूल भेजते ही कहते हैं वी आर पेइंग देम सो दे शुड नॉट ट्रीट यू। तो वो सर्विस वाला माइंडसेट आ गया। आपने बच्चे की गुट्टी में डाल दिया कि भाई जिसका पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल यही है। देखें, जब हम कहते थे कि जो बाप का रोब है वो उस वक्त कमाता था, उसका रोब ज़्यादा होता था। वो जब कमाता था रिटायरमेंट से पहले, देखें कि इंसान में एक ताकत होती है, एक रोब होता है, एक वलवला यूँ होता है कि वो ही इज़ अर्निंग, he's got the hold of everything. When he retires तो वो खुद ब खुद ही लेथार्जिक थोड़ा सा हो जाता है, खुद ब खुद ही महसूस करता है कि अब मेरी कमाई वो नहीं रही, अब मैं इनको इतना ज़्यादा दे नहीं सकूँगा। जब मैं दे नहीं सकूँगा तो रिटेलिएशन थोड़ी सी आएगी। आपकी बीवी भी थोड़ी रिजेंटमेंट शो करेगी कि आपके पास अब इतना पैसा नहीं है, वो आप उसके इतनी वो जो उसकी डिमांड्स है उसको केटर नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर, बच्चे अगर कमाने लग जाएंगे तो वो ज़रा डोमिनेंट हो जाते हैं, वो ज़रा डोमिनेशन में यूँ आ जाते हैं। नाउ दे अर्निंग एंड मेरा ख्याल थोड़ा सा उनको देना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस, बिकॉज दे आर अर्निंग। नाउ दे हैव सीन द वर्ल्ड, नाउ दे आर अर्निंग, उनको पता है नाउ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। हमने तो अपना वक्त काट लिया। अगर हम कहें कि हम अपनी डोमिनेशन और अपनी हुक्मरानी उसी तरह रखेंगे तो बच्चे और रिजेंटमेंट शो करेंगे। लेट देम गिव देम लिटिल बिट ऑफ लिबर्टी, लेकिन आप अपनी हुक्मरानी और अपने नॉर्म्स तो वही रखें, अपना फ्लो वही रखें, बट नाउ यू हैव टू गिव देम स्पेस सो बिकॉज दे आर ग्रोइंग। अब देखें एडवांस हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थी। इसी हवाले से
चाहे पहले सफ़ेद पोशी का भरम कहें, अगर बाप ने अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा सर्व करके बच्चों को अच्छी तालीम दिला दी, लेकिन इस असना में उसने कोई बड़ा महल बैंक बैलेंस जमा नहीं किया, गाड़ियाँ नहीं बनाई, then you are again at the back foot. क्योंकि पहले लोगों की हिम्मत नहीं होती थी बाप को ये कहने की कि आपने हमारे लिए किया ही किया, लेकिन आज की जनरेशन ये कहती है कि आपने घर भी नहीं बनाया, आपने ये भी नहीं किया, आपने वही पुरानी गाड़ी 50 साल की रखी हुई है, उसी को ही आप सही कर रहे हैं, उसी को पेंट कर रहे हैं, उसी को वही कर रहे हैं। अब तो नए से नए मॉडल्स आ रहे हैं, हर बच्चा जो होता है 3-4 साल बाद एक गाड़ी बदल लेता है और बदलना चाहता है। एंड इफ ही इज डूइंग इट, इफ ही इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ and if he wants to earn more, I think it is a very good sign. लेकिन it is also very heart breaking. शबाना, आपके पास आना चाहूँगी कि अगर एक बंदा 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ है, उसने कम से कम 30-40 साल मेहनत की है, जैसी भी की है, उसकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे। आज आप प्रोफेशनल प्रेशर्स की बात करते हैं तो उस वक्त के बॉसेस कोई बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी अच्छी खासी यानी मुश्किलात का सामना किया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी औलाद आपकी सारी एफर्ट को ज़ीरो कर दे और क्या आपने किया ही किया है, ये एक बुसीदा सा घर बनाया, भाई जो घर बना ले उसके लिए भी मुश्किल, यानी जो बना ले तो बच्चे उस इलाके में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि घर को पहिए लग जाए और हम इसको डिफेंस ले जाएं। और जिसने नहीं बनाया उसको भी सुनने को मिलती है कि भाई आपने तो एक घर नहीं बनाया, आज तक हमें किराए के घर में रखा हुआ है। इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग व्हेन यू ट्राई टू गिव दैट रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स। ओके सिद्रा, अब तक जो जितनी डिस्कशंस हुई एंड यू यूज द वर्ड इन एट द फर्स्ट के गियर शिफ्टिंग, हाँ, अच्छा अब वक्त के साथ ये डेलिबरेटली हुआ ये या फिर ये वक्त की करवटें बदलता गया, ये होता गया? अच्छा मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगी जिसमें हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस माहौल में रहते थे वहाँ पर ये होता था कि अगर दादा दादी हयात हैं तो उनका एक रोब होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और बच्चे अपने बच्चों के भी छोटे छोटे फैसले नहीं ले सकते थे, वो अपने पेरेंट्स के पास जाते थे। फर्स्ट बच्चा को इतना इम्पोज किया जाता था बड़ों के फैसलों में कि वो हर वक्त अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस रहता था। बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं कर सकते थे, वहाँ इम्पोज किया जाता था। शादी का फैसला वो नहीं कर सकता था, बड़ों ने लड़की पसंद कर ली, आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। देन बात हो गई बहुत अरसे बाद जदीद दौर की, हमने मॉडर्न वर्ल्ड की बात की। हमसे कहा गया कि अब बाप बेटे का रिश्ता फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए। वहाँ लूप होल्स ऐसे बनते गए जो हमने देखे नहीं। वहाँ पर बात आएगी ठीक है आप फ्रेंड अपना रवैया अपनी बॉन्डिंग फ्रेंडली रखें, बट देयर शुड बी सम रिस्पेक्ट बिटवीन अ फादर एंड अ सन, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। इज अ प्रॉब्लम या बेतकल्लुफ़ी, नॉट बेतकल्लुफ़ी, उस वक्त मैं दोनों साइड्स बता रही हूँ। उस वक्त शायद एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका नहीं गेयर अप होता था। आपकी बात को बल्कि मैं इस तरह आगे बढ़ाऊंगी कि साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी। जो लोग इमोशनली वेल डेवलप नहीं होते, अपने जज्बात को यानी मौका महल को नहीं समझते, उनके बारे में कहा जाता है कि जी अगर उनको गुस्सा आता है तो वो भूल जाते हैं कि आपका रिश्ता, आपका रुतबा, आपकी मोहब्बत या आपका उनकी ज़िंदगी में क्या इन्फ्लुएंस है। उस वक्त आप उनके सिर्फ और सिर्फ एक मुखालिफ बन जाते हैं और वो अटैक करना और अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। जो बात शबाना पॉइंट आउट कर रही हैं उसमें काफ़ी हद तक इसमें गहराई ये है कि जब आपने दोस्ती का पहलू ले आए तो वो रुतबा, वो जो एक हयाकी थी वो आपने ख़त्म कर दी। अच्छा वो लाइन सिद्रा, बेसिकली वो लाइन क्या हमने खुद हटाई है या वो हटती गई? रीज़न ये है कि आज जैसे अभी घर की बात हो गई या ये होगी, मैं तो कह रही हूँ आज का बच्चा खुद अपने फैसले राइट फ्रॉम, अगर वो 10th स्टैंडर्ड पास कर लेता है, वो ये नहीं कहता मामा पापा मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकता हूँ, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। चाहे वो अच्छा गर्ल्स में भी पहले तो कहता है मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ। और अब ये कहते हैं अच्छा अर्निंग मैम, आप कहते हो कि अभी जो हमने डिस्कशन की कि हम कहते हैं कि जब बच्चा कमाने लगता है तो वो अपने पेरेंट्स को इम्पोज करते हैं। नो, आज का बच्चा कमाने से पहले ही इम्पोज करता है। अब बहुत सारा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, एक्सप्लोरेशन इतनी हो गई है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो चाहे वो सेल फोन के थ्रू। लेकिन हम ना मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा साइड ले रहे हैं बड़ों की। हम ये भी बात करेंगे कि बड़ों की एज जब बढ़ती जाती है तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी आए, वो भी छोटी छोटी बात पे उस तरह गुस्सा ना करें। लेकिन आज भी आप घरों में देखेंगे कि पेरेंट्स की भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि मैंने कह दिया तो बस तुम फॉलो करो
करोगे कि चीज़ों को अना का मसला बनाया जाता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और बड़े अच्छे सेंसिबल आपके टॉपिक्स होते हैं, बड़ा जबरदस्त बात हो रही है जी। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा अलमिया है, इसे चेंज करना बड़ा मुश्किल सा है हमारा। आपने देखा होगा बचपन में, मिसेस खान भी इत्तेफाक करेंगी, जब छोटा बच्चा होता है वो अपने बाप का जूता पहनने की कोशिश करता है, शुरू से उसकी बड़ी एक जिबिल्लत में होता है कि मैं वो पहनूं, तो बड़ा बनने की कोशिश करता है। तो एक नेचुरल सी बात है। फैसले जरूर चेंज होते हैं जब पावर आती है, जब बच्चा बड़ा होता है, किसी पोस्ट पे लग जाता है, लेकिन ये है कि ये अलमिया थोड़ा सा ये है कि जब खास तौर में मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अक्सर लोग जब वालिदैन रिटायर हो जाते हैं तो बच्चे सारी जिंदगी अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। सही। तो वो यही कहते हैं कि हम अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे वालिदैन रिटायर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं जी जी बिल्कुल वालिदैन हमारे साथ रहते हैं। ये फैसले ये नहीं कहना, अच्छी बात है। फैसले जरूर खुद करें, हाँ। लेकिन वालिदैन का दिल ना टूटे, उनको ठेस ना पहुंचे। ये वैसे बड़ी अहम बात आपने राशिद की है कि छोटे होते तो हम कहते हैं मम्मी अब्बू के साथ हाँ, रहते हैं, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं कंट्रोल हमारे साथ में आता है, तो हम कहते हैं वालिदैन हमारे साथ रहते हैं। और एक बात और है, मम्मी क्लेम करती है मेरा बेटा मेरा है, तो उससे देखना चाहिए कि जब तक बच्चा मम्मी मम्मी कर रहा है तो वो मेरा है, जब वो डार्लिंग डार्लिंग करेगा बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और जैसे एक मैं भी ड्रामा भी देख रही थी, उसमें भी ये होता है, पिंकी सही कह रही है, पिंकी सही कह रही है। बैलेंस की बात होती है ना, पेरेंट्स और जो आपकी फैमिली होती है, जैसे बीवी हो गए, बच्चे हो गए, अगर आपने उन सारे रिश्तों में बैलेंस करना सीख लिया ना, तो आई थिंक ये जो डिस्टॉर्शन होती है घर के अंदर वो नहीं हो। और एक हमारा इमोशन होता है ज़िद्दी होना। अगर देखिए पहले के ज़माने में बच्चा हल्की छोटी सी भी अगर कोई डिमांड या जिद करता था तो कहते थे इसको ज़िद्दी नहीं बनाना है। अब देखो ना स्कूल में क्या हो रहा है, क्या हम अपने टीचर्स की वो अभी तक जो हमारी गुफ्तगू है ना, उसमें हम परफेक्ट हाउस होल्ड्स की बात करें, हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स और कपल्स में आपस में बिल्कुल ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। रोहान, कई दफ़ा बच्चे से उसका बचपन छीना भी तो जाता है बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। आप 3-4 साल का बच्चा है और हस्बैंड एंड वाइफ में अगर झगड़े हो रहे हैं, वो तो अपने आप को हमेशा पिंग पोंग की तरह देखता है, माँ को कथारसिस करता हुआ देखता है कि बाप में क्या बुराइयां हैं, बाप का रवैया उसी फिल्टर से देखता है कि देखें कितना गैर जिम्मेदार है मेरा बाप। तो उन बच्चों के पास तो ऑप्शन नहीं होता, उनको आप ये नहीं कहते कि ये बड़े होंगे, ये कमाएंगे तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वो बचपन से एक थर्ड व्हील बन जाता है उस मैरिज में। इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम, कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे हाउस होल्ड में अभी, चाहे वो भले ओल्ड स्कूल हो या वो मॉडर्न हो, लेकिन वैल्यू सिस्टम ड्राइव हुआ है कि भाई क्या होता था घर में पहले। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा है कि हमारे दादा, हमारे अब्बू या हमारे अब्बू हमारे आगे से किस तरह डील कर रहे हैं अपने बड़ों को या अपनी बेगम को या हमारी माँ को, तो वही तरह की वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर आएगा। अब बच्चे जा रहे हैं आजकल के स्कूल में, वो गिर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई खुद खड़े हो जाओ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जमाना आ गया, बुक्स हट गई हैं, बोल रहे हैं ब्लॉक से खेलो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, बच्चा ऊपर जा रहा है, उसको मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ ऊपर गिर जाओगे, वो कह रहा है अब तो जाना है ऊपर मुझे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जमाना है, अगर वो खुद नहीं करेगा तो फिर वो लर्न भी नहीं कर सकता, और ये साइकिल को आप स्टॉप नहीं कर सकते जब तक उसको करने नहीं देंगे, और उसको सिखाना पड़ेगा आज के दौर के लिए। सही, exactly, वो देख रहे हैं चीज़ को होते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके बात करेंगे कि जब आप बच्चों को खुद बच्चा नहीं रहने देते, यानी आपको बुरा तो लगता है कि वो हर मामले में इख्तिलाफ कर रहा है, लेकिन उन कपल्स पे भी जरा नजर डालें जो जानबूझकर बच्चे की वो इमोशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, उनको बताते हैं कि पेरेंट्स के बीच में क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं, और एक तरह से वो बेचारा थेरेपिस्ट बन जाता है अपने दोनों पेरेंट्स का। एक ड्रामा भी हमने भी देखा है जिसमें मुझे लगता है वो 6 साल के रूमी के साथ बड़ी ज्यादती थी कि वो बैठ के दोनों को समझाने लगता है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने कहा जहाँ पे अगर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो दे शुड लिव इंडिपेंडेंटली। उसकी अपनी लाइफ होनी चाहिए, मेरी अपनी लाइफ होनी चाहिए, मैं जैसे मर्जी गुजारूं। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं। मेरी बेटी जो है, मेरी बहू जो है, वो थोड़ी सी काम है, क्वाइट है, घर को अच्छा, बस उसको घरदारी की चाहिए। कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मिसेस राठौर बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल चाल है मिसेस राठौर? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। हमारे टॉपिक इतने जबरदस्त होते हैं कि रोज ही कॉल करने को दिल करने लगता है। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब बच्ची छोटी होती है वो मम्मा की हर चीज को कॉपी करना चाहती है, मम्मा की लिपस्टिक लगानी है, मम्मा की हील में पैर डालना है, लेकिन फिर एक स्विच आता है, अचानक से सब कुछ तब्दील हो जाता है, कहते हैं मम्मा आपको कुछ नहीं पता। ये कैसे होता है? ये फॉल्ट होता है माँ का अपना ही, मेरा ख्याल है, क्योंकि अच्छा। मेरा मानना है ये सारा फॉल्ट तरबियत का होता है। हाँ। जैसे अभी मिसेस खान बात कर रही थी कि वालिद साहब को देखा वो किसी को पालते थे और सारा कुछ, बच्चा वही सब सीखेगा। सही। दैट्स लाइक बच्चा वो सब फॉलो करेगा क्योंकि जब वो पैर डालना फॉलो करता है जूते के अंदर, तो फिर वो जो डीड्स होती हैं, जो करना काम होते हैं, अमल होता है, वो भी फॉलो करेगा। होता ये है कि हमारा अपना फॉल्ट होता है, हम ढील बहुत दे देते हैं। हम अगर उनको शुरू से ही समझा के रखें कि तरबियत में ये बात शामिल हो कि फैसला बड़े ही करेंगे, सही, कुछ भी कर लो फैसला बड़े करेंगे, इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा तजर्बेकार हैं। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, ये वाला, अब आप इस सवाल पे जरा आते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जिंदगी बच्चों ने गुजारनी है तो उनकी पसंद शामिल होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे शादी के मामलात में अगर वालिदैन ना मान रहे हों तो फिर ये जमाने में तो हम नहीं देखते कि लोग, और खास तौर पे यूथ जो है वो सरे हम तस्लीम कर दें फौरन, ऐसा तो होता नहीं है। सही कह रही हो सिद्रा, लेकिन अगर मैं जाती तजर्बे से बात करूं तो हम उस तरह की औलाद रहे कि जो माँ बाप ने कहा उस पे सर तस्लीम खम किया, ठीक है। अब जब हम खुद ऐसे थे तो हमारे आगे भी सब ऐसे होंगे, लेकिन जहाँ तक ये बात है ना कि अपनी पसंद शामिल हो, तो माँ बाप को बताना चाहिए, माँ बाप पे इम्पोज नहीं करना चाहिए कि आप मेरी शादी इससे नहीं करवाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। नॉट ओनली भूख हड़ताल, फिर उससे आगे की बातें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस राठौर कॉल करने का, हमेशा बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। उन पेरेंट्स ने अच्छा काम किया। अभी रिसेंट जो सोशल मीडिया पे बच्चों की वो जो एक शादी बड़ा वो एक वायरल हुई थी, तो आई थिंक उनके दोनों साइड के पेरेंट्स ने मे बी उनकी तो इस अरे शबाना, हमारे पास इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, खास तौर पे वो बड़े जो बड़े होने का नाम नहीं लेते, उस पर भी जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यू नो द ओल्डर जनरेशन, दे हैव देयर नीड्स एज वेल। ये भी बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान अगर सर्टन एज को क्रॉस करता है उसमें बहुत सारा ठहराव, मैच्योरिटी आ जाए, लेकिन जैसे कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। ज़रा उन बुज़ुर्गों की भी बात कर लेते हैं जो बड़े होने का नाम नहीं ले रहे। वहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे होगी? यहाँ पे बड़े होने से हमारी मुराद है इमोशनल मैच्योरिटी, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालना, अपनी ज़िंदगी से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना। रोहान, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात हैं जो पीटर पैन सिंड्रोम में, आई डोंट वांट टू ग्रो अप, आई एम इन नेवरलैंड, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूँगी, यहाँ पे भी औरत का ही कसूर होता है, बीवियों का, हम जैसी बीवियों का, क्योंकि स्पून फीडिंग अपने बच्चे अपने हस्बैंड को हर वक्त टाइम पे खाना दो, टाइम पे ये करो, टाइम पे, फिर वो ट्यून्ड अप इस तरह हो जाते हैं कि जरा सा फिर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और टाइम का 1 बज गया था, अब तो 1:30-2 बज रहे हैं, तुम्हारा खाना कहाँ गया? If we are late now, I'll go from here and अगर God forbid this wife dies and passes on, this is what I tell my husband. तो वो बच्चे क्या करें? वो बच्चे उस स्टैंडर्ड को कभी मीट नहीं कर पाएंगे। My son keeps on saying कि अम्मी अपने अब्बा को इतना, अपने अब्बा जान वो मेरे अब्बा को इतना हर चीज टाइम लीड करती हैं, हर चीज उनकी हर इतना ख्याल रखती हैं। God forbid if you pass away, अब तो देखो टाइम है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, तो इनका क्या होगा? तो इनके ये इतने टाइम्स का, सुबह का नाश्ता इतने बजे, ये चाय इतने बजे, सिगरेट का पैकेट उनके पास पड़ा और सिगरेट वो इधर चेन स्मोकर नहीं होगा तो शोर मचाएगा। मैंने कहा शोर मचाने से पहले इसको रख दो इधर। आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म है, आपने कहा पहले खत्म कर दो। और जो 2-4 ऐसी और कुछ चीजें हैं कि मैं जो करके रखती हूँ ताकि वो बंदा चीखे ना। आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन मिसेस खान, इतने साल, यानी आई नो यू डू इट आउट ऑफ लव, लेकिन आप कभी चिड़ी नहीं, आप कभी थकी नहीं कि भाई मेरी यही रूटीन है कि मैं इस बंदे को, लेकिन कभी अब मैं कह देती हूँ, बिकॉज समटाइम्स संडे वाले दिन जब नौकर नहीं होते ना तो मैं इतनी फेडअप होती हूँ, मैं किचन भी देख रही होती हूँ, मैं फोन्स भी देख रही हूँ, मैं दरवाजा भी देख रही हूँ, जब गेट खोलने का वक्त आता है फिर मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ, बिकॉज ही इज अ बुकवर्म।
वो किताबें और चाटता है वो अखबारों को, एंड ही डजंट नो। अच्छा, इस बात को रोहान अगेन ब्रिंगिंग टू यू, ये बात बड़ी कॉमन है कि आप वाइफ्स को हमारे यहाँ ट्रेन किया जाता है कि हस्बैंड्स को लुक आफ्टर करो। जब एज बढ़ती है तो दोनों बूढ़े हो रहे हैं ना, दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही है। आदमी वो वही अपनी ड्यूटी निभाती रही उसी पावर से, और हस्बैंड जो है वो रिटायर भी होगा, वो थकेगा भी, उसका किताब पढ़ने का वक्त है, उसका बाहर जाने का वक्त है। इससे घर में ऐसा लगता है कि वन पर्सन इज एजिंग एंड द अदर इज नॉट। डेफिनेटली इसमें एम्पैथी का बड़ा इसमें रोल है, जो कि आजकल हम सेशंस में और हर लोगों को भी अवेयरनेस में आ रही है कि सिंपैथी और एम्पैथी, खाली सिंपैथाइज करेंगे ये भी बूढ़ी हो रही है तो आप भी उसके साथ अलाइन भी तो नहीं कर रहे, वही चीज करे जा रहे हैं रिपीटेडली। टेलिंग भाई आई एम आल्सो ओल्ड नाउ, आई एम नॉट दैट 25 year old शनाज, आई एम नॉट as old as you are। अच्छा, यहाँ पे मिसेस खान से एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे ज़ाहिर आप इंसान हैं, आपके रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, जब आप बीमार होती हैं तब आपके हस्बैंड आपके लिए कितना केयरिंग होते हैं। आपका अल्लाह दुआ करते हैं खुद ही ठीक हो जाए। नहीं कि मैं इतना बीमार नहीं, देखिए ख्याल अपनी जिंदगी में मैं बहुत बुरी तरह अभी 6 महीने पहले इतनी बुरी तरह गिरी थी कि मैं समझ रही थी कि मुझे जरूर कोई फ्रैक्चर आया होगा, कि ये ब्लू नहीं हुए थे, ये ब्लैक हो गए थे मेरे, बिल्कुल ब्लैक। उसके अंदर वो आपके हस्बैंड बिकॉज़ इट विल बी द लास्ट मिनट ऑफ माय शो, मुझे ये बताइएगा कि अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात दोबारा आती है। बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने पेरेंट्स की खिदमत करने का मौका मिले। अल्लाह ताला ये नेमत है, इसको मैं कहती हूँ, ये रहमत है अल्लाह ताला की, कि अगर आप उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह उनकी ज़िंदगी को, उनके बुढ़ापे को आसान बना सकते हैं। लेकिन जहाँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी अगर मेज़ पे या अपने बिस्तर पे आपको खाने की ट्रे सजी हुई मिल रही है तो आप सारी ज़िंदगी वही एक्सपेक्ट करें, दूसरों के लिए मुश्किलात ना करें। ख़ास तौर पर आपका अपना बच्चा भी चलें दिल मार के थोड़े अरसे ये कर लेगा, लेकिन आने वाले बहू से या दामाद से ये एक्सपेक्टेशन, ये मेरे ख्याल में आप खुद अपने लिए मुश्किलात कर रहे हैं, और फिर वो अगर फैसला लेंगे और कोई सख्त फैसला ले लेंगे तो फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच रोहान, शबाना जी एंड मिसेस खान फॉर बीइंग हियर। लेते हैं जी अब अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।